कि आप किसी इस देश के अंदर अपने किसी राजनेता में चंद्रशेखर आजाद जी का अवतार देखते हैं, महसूस करते हैं? योगी आदित्यनाथ। मोदी का नाम ले लिया आपने, उनके अंदर आपको क्या दिखा है? उनके अंदर जो संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता है तुरंत, वो शायद आज तक किसी में नहीं। पहले के लोग तो ये भी कहते थे भाई हम मिलेंगे भी कि नहीं, तुमसे नहीं मिलेंगे भी बताना जायज नहीं समझते थे। किसने कहा था ये? पूर्व की जो सपा सरकार है, अखिलेश यादव है। और हाँ, एक बात मैं कहूंगा, लाल किले के ऊपर एक तरफ चंद्रशेखर आजाद और एक तरफ भगत सिंह का फोटो अगर मैंने देखा है तो तभी देखा है जब नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देते हैं। आज आजाद जी हमारे बीच में मौजूद होते तो युवाओं के लिए, जो आजकल के युवा के अंदर बिल्कुल भी देशभक्ति नहीं देखी जाती है, तो उनको क्या वो सीख देते? वो संकल्प को सीखना है जो लिया था कि मैं आजाद हूँ, आजाद था और आजाद रहूंगा। आजाद जी के समय में ये समस्या ना रही होगी जो आज के समय में हम लोग देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो आपसी मतभेद हैं। आजाद जी के साथ तो अशफाक उल्लाह खां भी थे। शाम को सब एक थाली में बैठकर खाते थे। अगर आप उस समय क्या मौलाना मुफ्ती और इनके रहनुमा नहीं होते थे क्या मुसलमानों के? ये मुस्लिमों का विषय है, देखिए हमें इस पर भी काम करना है। इस समय देश में आप सबसे बड़ी समस्या क्या समझते हैं? इन सब का निचोड़ अशिक्षा है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस शख्स की विरासत की जिसने 15 साल की उम्र में कह दिया था मजिस्ट्रेट के सामने कि नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल है। जिसने कोड़े की मिली हुई सजा पर हर कोड़े में चिल्लाया था वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिसने आखिरी गोली अपने सिर में अपने आप को मार करके बोल दिया था कि आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। तो आज हमारे साथ में उसी वंश के एक अंश बैठे हुए हैं और उसी खून की पीढ़ी के एक हमारे पास में एक व्यक्ति मौजूद है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको उनका परिचय करवा दूं। आज हमारे साथ में शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी के परपौत्र अमित आजाद जी मौजूद हैं। नमस्कार अमित जी। नमस्कार अपूर्व भाई। तो आज तो मैं सच बताऊं आपको, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि सच में चंद्रशेखर आजाद जी मेरे सामने मौजूद हैं। बताइए कुछ अपने बारे में, क्या आपका उनसे रिश्ता है और क्या आप इस समय कर रहे हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि आपके समक्ष आपने मुझे बुलाया कि उनके बारे में हम कुछ शब्द बोल सकें, क्योंकि वो एक ऐसे सूरज थे जिनको हम लोग कुछ भी बात करते हैं तो एक दिया दिखाने के लायक होता है कि हम दिया दिखा रहे हैं सूरज को। मेरा नाम अमित आजाद है और मेरे जो पिताजी हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी के भतीजे हैं, पंडित सुजीत आजाद तिवारी। ये तो उनसे रिलेशन हो गया। और चंद्रशेखर आजाद जी के जो परबाबा थे पंडित टीकाराम तिवारी। अच्छा। शायद जब हम लोग देखते हैं कभी, या जो भी यूथ युवा सर्च करता है, सीताराम तिवारी तक जाकर रुक जाता है। हाँ। सीताराम तिवारी जी के जो पिताजी थे पंडित टीकाराम तिवारी। अच्छा। गांव भौती कानपुर। अच्छा। वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और चूंकि ब्राह्मण थे, हाँ, वो भी ब्राह्मणों के मतलब ब्राह्मण 50 गांव के ब्राह्मण थे। फिर सीताराम तिवारी हुए, राम भरोसे तिवारी हुए उसी कानपुर में। फिर वहां से बदरका आए। अच्छा। जैसे कुछ लोग जानते हैं कि वो उनका पैतृक गांव भी कहते हैं, लेकिन वो चंद्रशेखर आजाद जी का ननिहाल था जो बदरका है उन्नाव में। तो मतलब उनके पिताजी ससुराल में रहे अपनी हाँ, शादी करने के बाद? दादी वहीं की थी, दादी वहीं, जगरानी देवी। हाँ, तो वहीं पर आके शिफ्ट हो गए थे? वहीं शिफ्ट हुए। अच्छा। उसके बाद फिर ये लोग आ गए भावरा। अच्छा। यानी कि चंद्रशेखर आजाद नगर आज का। अच्छा। झाबुआ जिला अब भी है, वो इंदौर के पास में। वहां पर जन्म हुआ चंद्रशेखर आजाद जी का 1906 में। अच्छा। 23 जुलाई 1906। अच्छा। और इनके जो पिताजी थे वो क्या करते थे? ब्राह्मण परिवार, किसान परिवार से तो थे, लेकिन क्या वो ब्राह्मण, मतलब जैसा कि आपने बताया कि वो ब्राह्मण थे, तो क्या वो पूजा पाठ भी करते थे उस समय? हाँ, देखिए पूजा पाठ जैसा कि मैंने बताया पंडित टीकाराम तिवारी जी का था। उसके बाद जो पंडित राम भरोसे तिवारी, हाँ, सीताराम तिवारी जी के जो भाई, हाँ, वो फिर उधर मलियाबाद में जाके वो करने लगे। अच्छा। वो भी 50 गांव के ब्राह्मण थे। मलियाबाद पड़ता है हरदोई से पहले, हाँ, काकोरी के आगे। अच्छा। लेकिन सीताराम तिवारी जी की मतलब एक मोड़ तब आया जब 1899 में ये यहाँ से बदरका से झाबुआ शिफ्ट हुए। अब शिफ्ट होने की कहानी ये थी कि संयुक्त, पहले ये जो उन्नाव था, ये संयुक्त प्रांत था पूरा। अच्छा। और वहां पर इनको चूंकि अकाल पड़ गया तो नौकरी के लिए ये शिफ्ट हुए झाबुआ में। अच्छा। और वहां इन्हें एक माली, चूंकि माली बाग था, उसमें इनको नौकरी मिल गई।
उससे फिर इनका गुजर बसर होने लगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि गरीब ब्राह्मण परिवार। अच्छा। ये वो परिवार थे जिनके पास कोई राजपाट नहीं था। मैं आजाद जी की अगर बात ना भी करें तो और भी क्रांतिकारी थे। कुछ नहीं था, तो ये भी कहना गलत है कि जिनके पास बहुत कुछ था उन्होंने ही बहुत कुछ किया। इस गरीब ब्राह्मण परिवार के उस बच्चे चंद्रशेखर आजाद ने गरीबी से निकल करके देश को, ये तो सभी को पता है, ब्रिटिश चंगुल से कैसे कैसे आजाद कराया, सच बात है। तो ये सीताराम तिवारी जी का वहीं झाबुआ में रहे, वहीं जन्म अच्छा, हुआ। तो शुरुआत उन्होंने जब छोटे रहे होंगे तो क्या शिक्षा दीक्षा उनकी क्या रही, कैसे उन्होंने आगे जीवन अपना शुरुआत में चलाया? हाँ, ये वो शिफ्ट ही हुए थे। ये हुआ कि देखिए, पहले तो जो कि सीताराम तिवारी जी थे बड़े ही संवेदनशील और जिसे हम कह सकते हैं बहुत ईमानदार व्यक्ति। उनके सामने भी कई प्रलोभन आए, अच्छा, लेकिन वो कहीं नहीं झुके। इसी स्वभाव के कारण वो ये चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद जी कभी किसी ऐसी गलत दिशा में न चले जाएं। अच्छा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी का जो स्वभाव था, कहते हैं कि पालने के जो पोत के पालने में ही पांव दिख जाते हैं, तो उनको समझ आ गया था ये बच्चा अलग है थोड़ा। अच्छा, क्योंकि बचपन से ही वो तीर कमान चलाना झाबुआ में। अच्छा, हाँ, जो उनका पिस्टल था, जिसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी का निशाना कैसे इतना अच्छा था, तो वो झाबुआ में जो बच्चे तीर कम आदिवासी इलाका था, अभी भी है। अच्छा, बड़ा दुर्गम स्थान में वो घाट जाकर जाना पड़ता है वहां पर। तो जो बच्चे तीर कमान चलाते थे, तो आजाद जी भी तीर कमान चला, कभी जानवरों का शिकार, खेल में ये सब किया करते थे। और उसी से उनका पिस्टल पर भी वही निशाना लगाते लगाते उनके पिस्टल पर भी अच्छा निशाना आया। अच्छा, वो निशाने का राज जो है वो वही है। अच्छा, ऐसा भी सुना है मैंने उनके बारे में, लोग कहते थे कि वो पत्ते में भी गोली मार लेते थे। अगर पत्ते की निशान बना करके गोली बनाने की उनकी आदत थी वो। हाँ, अभी मैं बताऊंगा बीच में। वो अच्छा, ढीमरपुरा सतार के पास जगह है जहाँ आज भी चट्टानों पे उनकी गोलियों के निशान, जहाँ प्रैक्टिस करते थे। जहाँ वो प्रैक्टिस करते थे। हाँ, खाली नहीं बैठते थे ना ये लोग, जब फरारी का जीवन काटते थे तब इनकी प्रैक्टिस चलती थी। अच्छा। तो झाबुआ में फिर ये बचपन में ये सब करते रहे, तो कई बार उनको लगा कि ये खेल में ज्यादा गलत दिशा में जा रहा है, इसको पढ़ना लिखना भी चाहिए। तो उन्होंने, अच्छा, एक बार क्या हुआ, जिस बाग में काम करते थे दादा पंडित सीताराम तिवारी, वहां पर इन्होंने एक बच्चे के रूप में फल चुरा लिया वहां से कि खाएंगे चलो। अच्छा, उन्होंने बहुत डांटा, बहुत मारा इनको। अच्छा, ये तुमको ये कभी नहीं करना, लेकिन उन्होंने अनजाने में तोड़ लिए थे। अब वो उससे इतना आहत हुए, क्योंकि वो बचपन से बड़ा आजाद स्वभाव के थे। अच्छा, तो वो वहां से दादी से कहा कि हम जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो दादी ने, समझ लीजिए जगरानी देवी थी, उस समय उनके पास सबसे ज्यादा जो 11 रुपए, उस समय के 11 रुपए उनको दिए कि ठीक है जाओ। वहां पर एक सोने चांदी का, हीरे जवाहरात का काम करता था एक व्यापारी, झाबुआ में रहता था। तो उसके साथ वो बम्बई निकल गया। अच्छा, ये जो भी बता रहे हैं आप घटना, ये किसी किताब में पब्लिश हुई है? कभी किसी ने लिखा है जीवनी को, उनकी जीवनी में? हाँ, ये कई जी उनके साथी हैं, उन्होंने मनमथ नाथ गुप्ता जी ने लिखा है। अच्छा, आज इसी तरह की कोई और घटनाएं जो उनके जीवन में अनसुनी हो, अनकही हो, जो कहीं लिखी ही ना गई हो, जो उनके परिवार की हो, जो आप ज्यादा जानते हो? मैं एक चीज बताऊं आपको थोड़ा सा। मेरा जो सौभाग्य रहा है, परिवार का हूँ, हाँ, उनका रक्त नसों में है। एक विषय है, उनके साथ जो क्रांतिकारी थे, अच्छा, काकोरी में, अच्छा, या HRA में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में, मेरा जो बचपन है 1993 तक, अच्छा, मैं 10-12 साल का था उस समय, अच्छा, उनके साथ में बीता। तो मैंने उनसे जो चीजें सुनी है कि क्या क्या वो करते थे, क्या पहनते थे, यहाँ तक कि सदरी भी ग्रे कलर की है, ये आजाद जी को पसंद थी, वही मैं पहनता हूँ हमेशा। अच्छा, हाँ, तो ये सब हमने उनसे सुना, ऐसे किताबों से तो पढ़ते ही हैं, उनसे जो चीजें सुनी कि आजाद जी क्या क्या करते थे, क्या परिवार से, वही मैं बता रहा हूँ आपको। जो पब्लिश हुआ वो तो एक अलग विषय है। जैसे हम लोग छोटे थे जब हम लोग, मैं भी RSS के स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, विद्या मंदिर का, तो हम लोगों को तो जीवनियाँ पढ़ाई जाती थी खूब, चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह की, कि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जागे। आपको भी पढ़ाई गई होंगी छोटे में, आपने भी पढ़ी होंगी, आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे स्कूल में। तो उस समय क्या फील होता है जिस समय हमारे सामने, हम लोगों के सामने आएगा चंद्रशेखर आजाद जी की जीवनी, हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे महापुरुष है हमारे लिए, लेकिन आपके तो परिवार के ही हैं, तो आपके बच्चे या आपको पढ़ के कैसा लगा होगा कि यार मेरे बाबा थे ये? मैं बताऊं आपको, जब जो बात आपने कही है अभी, बहुत सही बात कही है, परिवार के तो हैं, ये विषय है। सच में मैंने जब उनका वो पार्क वाला देखा था चित्र, अच्छा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को
जब पुलिस ने शहीद हो गए थे अपनी अंतिम गोली मार के, हाँ, उस चित्र को देखने के बाद हमने शायद 91 में ही वो तभी देख लिया था पहले ही, वो चीजें जब समझ में आती हैं, हाँ, 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 देखते तो बहुत पहले से, सही बात है। उस दिन मुझे समझ में आया कि ये हम सच में किस परिवार से हैं और क्या इन्होंने किया था और किस तरह से शहीद हुए। तो उसके बाद के जो 10-15 दिन थे तो मतलब ये कह सकता हूँ कि वही मेरा भी जीवन परिवर्तन का दिन वही था। अच्छा, मतलब उनकी विरासत को पा करके आपके जीवन में ये प्रभाव, जो उनके प्रभाव थे जी, ये आपके जीवन में ये परिवर्तन आया, उनके बारे में पढ़ के ऐसा आप बताना चाह रहे हैं? उस चित्र को जो अल्फ्रेड पार्क का है, जब उनकी 2 टांग आ गए हैं, पैरों पर गोलियों के निशान भी दिख रहे हैं, अच्छा, उस चित्र को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि अगर हम हैं परिवार से, हम लोग, हमें भी कुछ ऐसा जरूर हम करेंगे। उस दिन के बाद से आज का दिन है, आपके सामने हूँ, कोशिश करते हैं उनकी गाथा हम गाते रहें, बताते रहें लोगों को। अच्छा, इस घटना से मुझे याद आया, अभी भी आपने जब नाम लिया, जिस प्रकार जिस समय उनको मारा गया था, उससे जुड़ी हुई ये घटना भी चलती सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा, कि उसके पहले जस्ट जिस समय उन्होंने अपने आप को शूट किया था अंग्रेजों से घिरे होने के बाद, तो उस समय जस्ट पहले वो नेहरू जी से मिलने गए थे आनंद भवन में, और कहा यह जाता है कि नेहरू जी ने ही उनकी मुखबिरी की है। तो इसमें इस बात में क्या सच्चाई है? आज ये सच्चाई मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ। मैं विस्तार से थोड़ा बताता हूँ। कटरा जी, प्रयागराज में एक जगह, हाँ, हाँ, वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी 2 दिन पहले आए थे झांसी से, अच्छा, रुक गया करके। एक ठाकुर विशेश्वर सिंह, अच्छा, जो कि वहां का थानेदार था, अच्छा, उस एरिया का, प्रयागराज में जहां पर ये जगह है सारी। दूसरा नॉट बावर, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस था, अच्छा, उसको पूरे प्रांत में इनको खोजने का इनाम भी रखा हुआ था उस समय 5,000 रुपए का। अच्छा, ये हो गया। दूसरा इनका एचआरए का, जो एचआरए का ही वीरभद्र तिवारी, अच्छा, जो इनका एचआरए का ही सबसे बड़ा मुखबिर उसमें वो था, ठीक, अच्छा, हाँ। सुखदेव राज पहुंचते हैं, अच्छा, आजाद जी के पास 27 फरवरी, एक रात पहले ही जाके ये दोनों रुक जाते हैं। अच्छा, और उससे पहले क्या था कि भगत सिंह जी को छुड़ाने की प्लानिंग चल रही थी, कि हम उनको किसी तरह छुड़ा लें। हालांकि भगत सिंह जी नहीं चाहते थे मुझे छुड़ाओ, अच्छा, उनका अलग एक सिद्धांत था कि हम यहीं रहकर विश्व भर में अपनी बात पहुंचा देंगे। तो गिरफ्तारी इसीलिए हुए थे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा भी आपको। सुखदेव राज पहुंचे, इनको छुड़ाने की ही प्लानिंग चल रही है, कि वो कह रहा है कहने दो हम छुड़ाएं, क्योंकि आजाद जी का एक अलग सिद्धांत था कि आजाद हैं आजाद रहेंगे, आजाद थे आजाद रहेंगे। रात में उनके पास रुके, सुबह ये लोग निकले कि अल्फ्रेड स्ट्रीट पे बैठते हैं। उसका नाम अल्फ्रेड स्ट्रीट था पहले, अच्छा, उसके सामने जो आज भी जो रोड है वो अल्फ्रेड स्ट्रीट कहलाती थी। अच्छा, अच्छा, ये निकले और कहने लगे चलो हम चलते हैं, वहीं बैठ कर चर्चा करेंगे कुछ अल्फ्रेड स्ट्रीट में, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी का ठिकाना किसी को नहीं पता हो सकता था। वेश बदलने में माहिर थे, ऐसा ही बताया जाता है। छद्म वेश बदलने में माहिर थे। उनका नाम हरीश चंद्र था, अच्छा, हरिशंकर तिवारी, हरिशंकर तिवारी चंद्रशेखर आजाद जी का नाम था, उपनाम था। एचआरए के अंदर, एचआरए में सबके नाम अलग अलग थे, जैसे भगत सिंह का रणजीत होता था, अच्छा, हाँ, इनका एक नाम भगत आजाद जी का बलराज था, अच्छा, एक जो मैंने अभी हरिशंकर तिवारी जब ब्राह्मण बन के रहे थे, ब्राह्मण बन के रहे, हाँ। तो सबसे ज्यादा जिसने फरारी काटी, जो पकड़ में नहीं आया, और सबसे ज्यादा जो हिट लिस्ट में चंद्रशेखर आजादी थे अंग्रेजों की, इस व्यक्ति को पकड़ो, क्योंकि पकड़ में नहीं आते थे किसी की। अच्छा, हाँ, कहते हैं कि मात्र 4600 रुपए के आसपास उन्होंने काकोरी कांड में इतना ही कुछ लूटा था, और अंग्रेजों ने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे उनको पकड़ने के लिए, जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल, उससे बहुत खर्च हो गया, उससे ज्यादा खर्च कर दिया था कि आदमी को पकड़ लो, बहुत ज्यादा। एक ही है कुंदन लाल, अच्छा, कुंदन लाल भी थे उस समय, अच्छा, हाँ, वो भी, लेकिन वो तो कभी पकड़े ही नहीं गए और पुलिस पकड़ ही नहीं पाई उनको। खैर, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, देखिए, एक होता है ना पकड़ा जाना, एक होता है जो पकड़ा नहीं जा रहा, वो ऐसे बार बार कांड करता जा रहा, वो ज्यादा किरकिरी बनता है। तो चंद्रशेखर आजाद एचआरए को लीड कर रहे थे पूरा, कि इसको पकड़ो, एचआरए खत्म। अच्छा, भगत सिंह के पकड़े जाने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद जी पकड़ में नहीं आए, तो वो एचआरए चला रहे थे, क्योंकि वो पकड़े गए तो एचआरए खत्म। अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ उस विषय पर जो आप कह रहे थे। फिर क्या हुआ, वहां से निकले ये दोनों लोग बात करते करते, और इनको किसी ने कहा था कि आप पंडित जी से कुछ रुपए ले लेना, आप जाकर, वो मदद करते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पंडित जी के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू,
जी, जवाहरलाल नेहरू, हाँ हाँ हाँ, उनके अंदर देशभक्ति की लौ थी। अच्छा ये बड़ी बात बता रहे हैं आप। लौ यूं थी हम्म, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था एक समय पे। अच्छा, इसलिए छोड़ा था क्योंकि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन वापस लेना था, उन्होंने कहा मैं इसमें नहीं रह सकता, क्योंकि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं उनकी वजह से अगर अहिंसा हो रही है और हम आंदोलन वापस ले लें, तो उन्होंने सर कांग्रेस को छोड़ दिया उनके पिताजी ने। लेकिन चूंकि कांग्रेस के वो सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, तो वो उसके ही सिद्धांतों पे चलते थे किसी भी कीमत पर। कांग्रेस का सिद्धांत था अहिंसा। अच्छा जी, हम किसी को टच नहीं करेंगे, सिर्फ गुलाब का फूल दे करके देश को आजाद कराएंगे, जो कि असंभव था। जो कि असंभव अगर था। ऐसा ही होता तो हाँ 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 हमारे पीछे, जैसा कि मैंने बताया कि शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप भी तलवार नहीं खींचते, हाँ, हाँ, ये हाँ। अहिंसा का पाठ पढ़ते, हाँ 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 तो हम लोग यहाँ तक भी नहीं पहुंचते जहां तक भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी थे। ये गए, क्योंकि इनको ये कहानी पता थी कि उनके पिताजी मदद करते हैं तो वो भी करेंगे। जब ये गए तो उन्होंने कहा आनंद भवन सुबह 8:30 बजे। इनके पिताजी जो पंडित मोतीलाल नेहरू थे, इसी 1931 को 6 से 7 फरवरी के बीच में वो नहीं रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। अच्छा, ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। वो थे नहीं इसी महीने में। ये गए उसी कारण से कि वो भी देंगे, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा जो है ये जो हिंसावादी तरीका है आतंकवाद का, इसको छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, ये हमारे सिद्धांत में नहीं फिट बैठता। उनके पिताजी ने कहा? नहीं, उनके पिताजी तो 6 फरवरी को उनकी डेथ हो गई, पंडित मोतीलाल नेहरू। अच्छा, आप समझना। हाँ हाँ इसी 31 को, हाँ 1931 में ही, ठीक है, 6 फरवरी को। हाँ हाँ हाँ, ये पहुंचते हैं 27 फरवरी सुबह आनंद भवन, ठीक, 8:30 बजे। इसी के भाई उनके पिताजी मदद करते, तो इनको लगा कि ये भी मदद करेंगे। हाँ हाँ सही है। इनको किसी ने कहा भी कि जाओ पंडित जी से मदद लो पैसे। हाँ हाँ हाँ, तब आजाद जी गए। ऐसा उन्होंने अपनी किताब में भी जिक्र किया, आत्मकथा में, जवाहरलाल नेहरू जी ने। अच्छा, कि ये मेरे पास आया और मैंने इसको कहा कि ये तुम्हारा आतंकवाद का तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, वहां से निकले बाहर। सुखदेव राज को, अभी आप पूछेंगे ये पता कैसे अंदर बातचीत क्या हुई, उन्होंने सुखदेव राज जी को ये बात बताई निकल करके। फिर सुखदेव राज जी से ये बात और क्रांतिकारियों तक पहुंची कि अंदर बात क्या हुई थी। अंदर यही बात हुई कि उन्होंने कहा कि वो पैसे दे रहे थे वो, लेकिन उन्होंने लिए नहीं। उन्होंने कहा यदि आप हमारे सिद्धांत से अगर हमारे साथ नहीं है तो हम आपके ये पैसे भी आप अपने पास रखो, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और सीधा आजाद जी उल्टे पैर निकले और अल्फ्रेड पार्क पहुंचे। बाहर वीरभद्र तिवारी था, और चूंकि वीरभद्र तिवारी की भी मुखबरी थी थाने पे। उसके बाद वो अल्फ्रेड पार्क जाते हैं। उसके बाद जो होगा वो सभी को पता। मतलब जैसे ही वहां से निकले तो मतलब ये संभावना जताई जा सकती है कि नेहरू जी ने मुखबिरी की, बताया कि मेरे घर से भी निकल के गया, पीछा कर लो इसका। जी, अल्फ्रेड पार्क में जाकर के जहां वो छुपे होंगे, सीधे जाकर के वहां पर उनको घेर लिया गया, जहां पर उन्होंने अपने आप को गोली मारी। यही एक कहानी हुई होगी इसी के साथ, जो कि चल रही सोशल मीडिया में, जगह जगह चलती है। तो अच्छा, आज ये बताइए, अगर आज आजाद जी हमारे बीच में मौजूद होते तो युवाओं के लिए, जो आजकल के युवा के अंदर बिल्कुल भी देशभक्ति नहीं देखी जाती है, ऐसा आप भी समझ रहे होंगे, तो उनको क्या वो सीख देते हैं, क्या आपको लगता है? मैं एक विद्यालय में गया था अभी, कटनी मध्य प्रदेश में, सायना इंटर कॉलेज। वहां पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई, शायद इसका जवाब यही हो सकता है, बहुत मुश्किल से 12-13 साल की वो खड़ी हुई। मैं गया हुआ था, उसने मुझे कहा कि कैसे हम, चंद्रशेखर आजाद जी थे, लेकिन हम क्या सीखे उनसे। उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में, जैसा मैंने बताया बच्चों को, उस बच्ची, अब बच्ची का ये सवाल है, ये कितने एज का बच्चा पूछ रहा है, सोचने वाली बात है। उस बच्ची ने कहा कि हम क्या सीखे आजाद जी से, उन्होंने तो बलिदान किया, अपनी गोली मारकर शहीद हुए, पर हम आज क्या करें। हमने कहा बेटा तुमको ये सीखना है, या जो सवाल आपने किया कि युवा को भी यही सीखना है आज कि जब वो संकल्प को सीखना है जो लिया था उन्होंने, कि मैं आजाद हूं, आजाद था और आजाद रहूंगा। जो अंतिम सांस तक उन्होंने निभाया, अपनी जान देकर भी निभाया, ये संकल्प तुमको सीखना है। उस बच्ची से मैंने कहा, और यही मैं युवा से भी कहूंगा। आज का जो सवाल आपने पूछा, संगठन चलाने की वो कला, जो HRA, एक ही संगठन था उस समय पूरे ब्रिटिश हुकूमत में, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला करके रख दी थी,
वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। किसी भी कीमत पर बलिदान सीखना होगा चंद्रशेखर आजाद जी से। उनके रिश्तेदार उनके पास आते हैं प्रयागराज में, कहते हैं तुम यहाँ पर देश के लिए मर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप वहां पर मर रहे हैं भूखे, उनके पास खाने को भी नहीं। तब चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, अंगोछा खोलते हैं, अंगोछा बांधते थे, उसमें पिस्टल लगाते थे, बेल्ट वगैरह तो थी नहीं उनके पास। अंगोछा खोला, पिस्टल निकाली उन्होंने, कॉल्ट की पिस्टल थी उनके पास, आज भी प्रयागराज में रखी है वो संग्रहालय में। और उन्होंने 2 बार उसको खींचा और उसमें 2 कॉर्टेज निकल करके गिरे। उन्होंने कहा त्रिवेदी जी ये कॉर्टेज उठा लीजिए दोनों और चले जाइए माता जी के पास और पिताजी के पास। मेरे पास माता पिता के लिए यही है, अगर वो इस राह में मेरी बाधा बन रहे हैं तो मैं उनके जीवन को देखूंगा, ये अपने देश को देखूंगा। ये बलिदान हमें सीखना पड़ेगा। या भगत सिंह से भी, जब वो उनकी मंगनी हुई और वो सीधे कानपुर चले आए, उन्होंने कहा हमारी दुल्हन तो आजादी है, मंगनी भी हो गई थी। हाँ, ये चंद्रशेखर आजाद ने भी बोला था। उनकी जो मौजर का नाम था बमतुल बुखारा, तो उसमें किसी ने पूछा था कि आजाद कब शादी करोगे, तो उन्होंने कहा मेरी शादी तो बमतुल बुखारा से हो गई है, इसी के साथ जीऊंगा, इसी के साथ मरूंगा। वही अर्धांगिनी थी उनकी, वही उनकी अर्धांगिनी थी, उसी के साथ वो मर भी गए थे। इनका मजाक भी चलता था आपस में। भगत सिंह या सुखदेव जी कभी बैठते थे, कहते थे कि भाई तुम तो बड़े गंभीर रहते हो। तब आजाद ने कहा जिसके चेहरे पे मुस्कान ना हो क्रांतिकारी कैसा। अच्छा, गंभीर हूं लेकिन अपने उद्देश्य के प्रति, अपने देश के प्रति। यहाँ पर तो हम सब मित्र हैं, हम लोग हंसेंगे भी, हम लोग गाएंगे भी। बिस्मिल साहब कविताएं पढ़ते थे, भगत सिंह कभी गीत गाते थे, चंद्रशेखर आजाद भी माहौल को हंसमुख रखते थे, क्योंकि दिमाग को उनको भी रिलैक्स देना होता था। लेकिन उद्देश्य की जब बात आती थी, अगर भगत सिंह ने कह दिया कि हम असेंबली में बम फेंकेंगे, तो आजाद जी ने कहा कि नहीं, ये सिद्धांत के गलत है, अगर हम पकड़ लिए गए तो हम आगे कुछ काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगत सिंह ने अगर कह दिया नहीं हमें फेंकना है तो फेंकना है, हमें अपनी बात आगे पहुंचानी है, वहीं पर तुरंत अपनी बात को उसमें ही एग्री कर जाना। यही चंद्रशेखर सुरक्षा करने भी पहुंचे थे साथ में, कहे थे जब असेंबली बम असल में क्या हुआ था, पब्लिक डिस्प्यूट बिल था एक। अच्छा, पब्लिक सेफ्टी बिल और एक डिस्प्यूट बिल। डिस्प्यूट बिल था। पब्लिक सेफ्टी पारित हो गया था, डिस्प्यूट बिल पारित नहीं हुआ था। लाला लाजपत राय जी की हत्या हो गई। अच्छा, इसी बिल को रोकने के चक्कर में भगत सिंह ने कहा हम बदला लेंगे। मीटिंग बुलाई, आजाद जी भी पहुंचे, सब लोग थे। तय हुआ कि हम सैंडर्स को मारेंगे, हाँ स्कॉट को मारेंगे। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। अच्छा, मर गया था सैंडर्स। अच्छा, नहीं सैंडर्स के बाद ही तो चला है सब जगह, मैं वही कह रहा हूँ। मर गया था सैंडर्स। अच्छा, मारना था स्कॉट को, क्योंकि स्कॉट ने आदेश दिया था लाला लाजपत राय पे लाठियां चलाने का। अच्छा, 1928 की बात। हाँ। लाठियां चली, लाला लाजपत राय ने तभी ये कहा था कि मेरे ऊपर जितनी लाठियां चली हैं उसकी एक एक लाठी तुम्हारे ब्रिटिश हुकूमत का जो ताबूत होगा ना उसमें ठुकी एक एक कील होगी, अंतिम कील साबित होगी। ये लाला लाजपत राय कथन थे। और जब ये हो गया तो भगत सिंह ने कहा हम इसका बदला लेंगे। सब लोग गए। ये तय हुआ कि लाहौर में, अच्छा, जो पुलिस मुख्यालय है वहां से स्कॉट निकलेगा, हम लोग मार देंगे। सुखदेव राज गए, भगत सिंह गए, और चंद्रशेखर आजाद जी का हमेशा से सबका सुरक्षा का दायित्व था, क्योंकि सबको पता था कि उनकी जो पिस्टल निकालने की मारने की फुर्ती थी और निशाना था, वो पूरे उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में अगर किसी और का था तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का था। अच्छा, दूसरा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उसके अलावा कोई भी नहीं था। गए लोग, आजाद जी ऊपर बैठ गए, कॉलेज था उसकी छत पे, वहां से कवर फायर देने के लिए, और पहली गोली राजगुरु जी ने चलाई। जब स्कॉट निकला, अच्छा हाँ सैंडर्स निकला, इन्हें लगा स्कॉट है। अच्छा, इन्हें लगा स्कॉट है और वो मार दी। उसके बाद भगत सिंह ने ये मर गया है कि नहीं, उन्होंने 2 गोली और मारी। वो भागित हो गया, भागे। इनके पीछे भागा चरण सिंह, जो कि अपना हिंदुस्तानी था लेकिन ब्रिटिश हुकूमत में भर्ती हो गया। हाँ, नौकरी करता था। और जैसे ही भागा तो आजाद जी कूद कर आ गए, उसको ही मार दिया। उसको मारा, उसको पहले कहा रुको, अच्छा इनके पीछे मत जाओ, क्रांतिकारी हम लोग। ये लोग यही बोलते थे, हम लोग क्रांतिकारी। उसने कहा नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। वो भागा, पहले इन्होंने एक जांग में मारी, नहीं रुका, फिर एक सीने में मारनी उनको पड़ी, फिर वो मर गया। बाद में उसको आजाद जी को दुख भी हुआ कि अगर वो मान जाता तो हम उसको छोड़ देते, क्योंकि वो हमारा हिंदुस्तानी सिपाही था। अच्छा, एक समस्या और देखी जाती है आजाद जी, इस समय देश में आप सबसे बड़ी समस्या क्या समझते हैं? शिक्षा है
बेरोजगारी है, कि धर्म है, कि सोशल मीडिया में फैली हुई अश्लीलता है? इन सब का निचोड़ अशिक्षा है, अच्छा। जागरूकता की कमी। हम्म जागरूकता की कमी से ही, देखिए धर्म तो हमारा एक जीवन है, हम्म हमारी जीवन पद्धति है, वो तो जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग शिक्षा से नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। वो तो हमारे जीवन जीने का एक तरीका है। जैसे हम और सारे काम करते हैं, सुबह उठते हैं, निवृत्त होते हैं, नहाते हैं, वो तो वो चीज है, वो कहीं से आई नहीं ना कहीं जाएगी, ठीक है। तो अशिक्षा और जागरूकता, हमें जागरूक करना होगा देश को, हर तरफ, हर क्षेत्र में जागरूकता ही एकमात्र। अच्छा, खैर मैं इसका जो आपसे समझ रहा था कि शायद आप इसका जो उत्तर देंगे वो आपने नहीं दिया मुझे। हाँ। मैं आपको फिर एक और सवाल इसी संबंधित पूछना चाह रहा था, लेकिन हाँ। खैर मैं पूछ लेता हूँ कि आजाद जी के समय में ये समस्या ना रही होगी जो आज के समय में हम लोग देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जो आपसी मतभेद हैं हिंदू मुस्लिम के, ये आजाद जी ने तो नहीं झेले ना। आजाद जी के साथ तो अशफाक उल्लाह खां भी थे, वंदे मातरम बोलते थे। आज तो वंदे मातरम ही विवाद हो जाता है। तो अगर आज आजाद जी के सामने जब वो समस्या नहीं थी, तो आज हम लोग उस समस्या से कैसे निजात पाए, और इस समस्या में हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए? देखिए, थोड़ी समस्या दिख रही है ये। अगर हम इनके समय पर बात करें तो ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल क्षत्रिय थे, अशफाक उल्लाह खान मुस्लिम थे जैसा आपने बताया। हाँ। भगत सिंह उधर आते थे सिख फैमिली से, चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण थे। शाम को सब एक थाली में बैठकर खाते थे, या जो सूखी रोटी मिलती थी वो खाते थे, और सरफरोशी की तमन्ना गाते थे। वंदे मातरम भी गाते थे। वंदे मातरम भी गाते थे। इन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, इन्हें सिर्फ एक ही मतलब था कि ब्रिटिश हुकूमत को देश से खदेड़ना। उस समय मुद्दा ही नहीं था। अगर आप उस समय की बात करें तो उस समय क्या मौलाना मुफ्ती और इनके रहनुमा नहीं होते थे क्या मुसलमानों के? रहनुमा थे। हाँ। रहनुमा तो मुगलों के जमानों से हैं, लेकिन इनका उद्देश्य इस तरफ कभी नहीं रहा। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये रहा, मिलजुल के देश की ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ना। क्रांतिकारियों का जितना भी हमने अभी तक देखा, चाहे वो भगवती चरण वोहरा हो, कोई भी हो इनमें। आजकल के जो डॉक्टर्स भी है ना, पहले पर्चे में आरएक्स लिखते थे, दवाइयां लिखने से पहले आरएक्स लिखा जाता है ना, अब तो आरडीएस लिखते हैं। ऐसी अल फलाह यूनिवर्सिटी अभी निकल कर सामने आई। तो ये जो जीवन समस्याएं आज की सबसे बड़ी गुलामी, तो आज मुझे लग रहा है यही है ना। आज हम लोगों से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए? आपकी संस्था इसमें क्या कर रही है? मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कि हमारे जो क्रांतिकारी थे उस समय उन्हें जो दिखा वो करा, और जो आज हमारे सामने है, जैसे आपने बताई धर्म का विषय है, मुस्लिमों का विषय है, देखिए हमें इस पर भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा देश है, हमारा देश 1,96,08,53,138 वर्ष पुरानी जो संपदा है, संस्कृति, उसको लेकर हम चल रहे हैं। ये शायद किसी भी देश और किसी भी धर्म में इतनी पुरानी संस्कृति नहीं है, और ये हमें लेकर चलनी है। वो लोग भी लड़े थे, इस संस्कृति के लिए लड़े थे। सही भाई, देश क्या है? देश आप ही तो हैं, देश हम ही तो हैं, जहाँ बैठे हैं वही तो देश है। ये स्टूडियो भी तो देश है। देश कोई एक चीज नहीं है, हर व्यक्ति देश है, हर व्यक्ति में देश है। मुझे एक मिनिस्टर मिले थे अभी, वो कहने लगे कि आप ये झोला उठा के चल रहे हो। हाँ। अब अमित आजाद जी वो चीजें बची नहीं है। अच्छा। वो देशभक्ति अब हो नहीं पाएगी। मैंने कहा आप में है देशभक्ति? उन्होंने कहा मेरे अंदर तो है, मैं नहीं होता तो मैं यहां भी नहीं होता। हमने कहा हर एक देशवासी के अंदर देशभक्ति है, किसी को तोलना, हर व्यक्ति में चिंगारी है देशभक्ति की, सिर्फ उसको जगाने की। कहते ना अयोग्य पुरुषा नास्ति। इस देश में इस यहाँ पर कोई व्यक्ति अयोग्य है ही नहीं। तो अच्छा, आज के समय में आप किसी राजनेता के अंदर, बहुत दिल से बताइएगा, ये जवाब बिल्कुल बिल्कुल, कि आप किसी इस देश के अंदर अपने किसी राजनेता में चंद्रशेखर आजाद जी का अवतार देखते हैं, महसूस करते हैं? योगी आदित्यनाथ। टपाका से बोल दिया आपने, आप मोदी का नाम नहीं लिया आपने। नहीं, मोदी का नाम मैंने लिया है, पर चंद्रशेखर आजाद जी की जो तेजी है, अगर हम देखिए, पहले तो हम क्रांतिकारियों को, आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, हाँ। उनको तो हम किसी से तोल ही नहीं सकते। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। अच्छा। क्योंकि 23 साल की उम्र में कोई गोली मार लेगा अपने, सही बात है, अपने माता पिता के लिए कॉटेज खींच कर फेंक देगा,
संकल्प ले लेगा कि अंतिम गोली में मौत साथ लेके चलते थे। हम्म। कहते थे जो आखिरी गोली है ना मेरे लिए है। अच्छा। जो कि भगत सिंह कहते हैं ना भाई तेरे लिए तो एक मोटा रस्सा लाना पड़ेगा, तू इतना भारी है। हैवी थे, कसरत हाँ, करते थे, तू तो इतना भारी है, रस्सा लाना पड़ेगा तेरे लिए। तो अब वो कहते थे भाई तू इतना लंबा है भगत सिंह को कि तेरे लिए तो नीचे और गड्ढा खोदना पड़ेगा, फांसी पे लटकेगा नहीं तू। तो वो जो पिस्टल की अंतिम गोली थी वो लेकर जो मौत साथ घूमता हो, तो तुलना तो देखिए हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने आज पूछा है तो योगी आदित्यनाथ। आपको उनके अंदर आपको क्या दिखा है? उनके अंदर जो संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता है तुरंत, अच्छा। शायद आज तक किसी में नहीं थी। कैसे निर्णय देखे आपने, क्या आपको अच्छा लगा उनका निर्णय? भी हमने निर्णय ये देखे कि तुरंत एक्शन, अपराधी पर तुरंत एक्शन। अपराधी आकर के ये बोले कि मुझे गिरफ्तार कर लो कृपया करके पुलिस थाने में जाकर के, तो ये योगी आदित्यनाथ के शासन में है। या ये चंद्रशेखर आजाद का वंशज उनके पास जाता है, बिना देरी किए अगर दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट होता है तो व्यक्ति हमको देते हैं। क्यों देते हैं कि नाम देख लेते हैं, अच्छा ठीक है आजाद, भले उनका निर्णय या जवाब जो भी होता हो शासन के, अगर वो उसमें फिट बैठ रही है मेरी बात तो ठीक है। लेकिन पहले के लोग तो ये भी कहते थे भाई हम मिलेंगे भी कि नहीं, तुमसे नहीं मिलेंगे भी बताना जायज नहीं समझते थे। किसने कहा था ये? पूर्व की जो सपा सरकार है, अखिलेश यादव है। अच्छा, सीधे बोल देते थे आपसे? बिल्कुल बोल देते। आपकी फाइल पहुंचती थी या अपॉइंटमेंट का कोई कागज पहुंचता था, सीधे वो मना कर देते थे कि बताएंगे आपको बाद में? सर बताएंगे आपको, ये भी जवाब नहीं आता था। अच्छा। हम जाते थे क्या हुआ, क्योंकि भाई स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, हम तो लखनऊ रहते हैं ना। तो ये बिल्कुल कहने वाली बात है। और हाँ, एक बात मैं कहूंगा, लाल किले के ऊपर एक तरफ चंद्रशेखर आजाद और एक तरफ भगत सिंह का फोटो अगर मैंने देखा है तो तभी देखा है जब नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देते हैं। उसके पहले मैंने कभी नहीं देखा वहां पर। अच्छा। तो ये देखकर दिल गदगद होता, हाँ इन्हीं लोगों ने देश को आजाद कराया था, कम से कम आज उनके चित्र तो है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही परिवार के हर जगह मूर्ति, हर जगह चित्र लगे। मुझे खुद संघर्ष करना पड़ा है, चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति हटा दी जाती है भोपाल में 2019 में, 1 महीने वहां बैठना पड़ता, लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्यों हटा दी गई थी? वो कारण आप जानेंगे तो और भी आपको दिक्कत होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश की मूर्ति लगाने के लिए उसको हटा दिया गया और मूर्ति लग गई वहां पर। मूर्ति सिर्फ लिपटी हुई थी। मुझे एक पत्रकार ने, पत्रकार है, उसने फोटो भेज दी कि ये प्रतिमा अनावरण होने वाली है। किसकी है? इनकी है। अच्छा, हमने तो होने दो, मुख्यमंत्री थे वहां के, मुख्यमंत्री के लिए सम्मान है कोई भी हो। कैसा आजाद जी की हटी है। हमने कहा, फिर मैं पहुंच गया, अपना अकेला झोला उठाकर बैठ गया उसके सामने जाके, मैं सीधा वहीं बैठा। अच्छा। मुझे दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं उन्होंने बुलाया घर पे, अपने घर पे। उन्होंने कहा इससे बड़ी कहीं और लगवा देंगे, राज्यवर्धन जी। तो हमने कहा यही बात आप प्रेस के सामने बोलिए ना। मैं वहां धरने बैठता हूँ, मेरे साथ 1000 लोग होते हैं, हम यहाँ आपस में समझौता करके चले जाएं। पहली बात तो मुझे ही ये गवारा नहीं कि इनसे बड़ी आप कहीं और लगवा दोगे। वहां से उनकी क्यों हटी? क्या सौंदर्यीकरण हो रहा है? सौंदर्यीकरण हो रहा था तो वहां किसी और की क्यों लग गई फिर? सही बात है, ठीक है। बहुत बड़ा मुद्दा था। सारे लोग, दिल्ली में भी धरना हमारे आचार्य ने किया था, हमारे पिताजी ने, देश भर में इसके लिए हुए थे। फिर अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या मानसिकता रही हटाने की? क्या मतलब, क्या क्रांतिकारी विरोधी विचारधारा क्या था? मतलब कुछ तो सोचा होगा, कहीं किसी को तो खुश करने के लिए किया होगा उन्होंने ये। सरकार को, उस समय वहां कांग्रेस सरकार, देखिए मुझे नहीं पता था वहां कांग्रेस सरकार। तो कांग्रेस में खुशी क्या मिलेगी? क्रांतिकारियों को उस तरीके से आप मान करके उनको क्या खुशी? देखिए अब ये अगर पॉलिटिकल वे में मैं बताऊं इसको, खुशी ये मिलेगी कि जो परिवार यही कहता हो कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ने देश को आजादी दिलाई है। आप इस परिवार के बड़े लीडरों को गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, कभी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह पे माला पहनाते हुए मिले आपको? नहीं मिलेंगे आपको। वो कहेंगे आजादी सिर्फ एक ही व्यक्ति ने दिलाई, एक ही परिवार ने दिलाई, उनका यही कहना है। तो इसके पीछे यही मानसिकता थी कि वो उन्हीं के नेता की वहां पर मूर्ति लगा रहे। तो चंद्रशेखर आजाद माने उनके लिए कुछ नहीं है। फिर हमने उन्हें बताया कि चंद्रशेखर आजाद क्या चीज है। अच्छा। हम वहां पर 1 महीना बैठे और हमारे साथ 1000 लोग आए वहां पर, तब उन्हें पता चला कि हाँ इनको हमें नहीं छूना चाहिए कम से कम। हालांकि मुझे दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि वो जो प्रतिमा पहले लगी थी वो हमने लगवाई। तो हमने कहा मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन अभी कैसे हट गई? तो ये विषय था। अच्छा। तो देखिए क्रांतिकारी, मैंने फिर भी पहले भी कहा और अभी भी कहा और कह रहा हूँ
कि 23 और 24 साल की उम्र में हमारे लिए जो हम अपना पेन, जैसे आपका पेन मैं ले लूं, अब कहूँ थोड़ा फॉर्म भर लें, तो आप खड़े रहेंगे जब तक हम दे नहीं देंगे। उन्होंने तो अपनी जान दे दी हम सबके लिए। सही बात है। और एक तो के नाम तो हम जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन हम उन 7,32,000 क्रांतिकारियों के नाम नहीं जानते हैं। 7,32,000 क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपने प्राण दिए, जिनके नाम दर्ज भी नहीं है कहीं पर। अच्छा। ये तो हम लोगों ने, और भगत सिंह के पौत्र हैं यादवेंद्र सिंह संधू, हम लोगों ने मिलकर एक आचार्य ने डाटा निकाला कि इतने थे कुल मिला के। अच्छा। हाँ, तो हम लोग जाने अनजाने में जरूर इन सबका नाम लेते हैं। तो कभी इसके लिए सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास गए इनको कि क्रांतिकारी का दर्जा मिले, लोग इनको भी जाने, इनकी भी शहादत को सलाम करें, इनकी भी कहानियां होंगी अपनी, इन्होंने भी कहीं हो सकता अपने को गोली मारी हो, फांसी में लटके हो, खुद लटक गए हो, या किसी को मार दिया हो इन्होंने, ये भी तो जानने का अधिकार होना चाहिए लोगों को, इन पे रिसर्च होना चाहिए। हम लोग पहले भी गए हैं। हाँ। और अभी भी जो सरकार, वर्तमान सरकार है, अच्छा, मोदी गवर्नमेंट, क्रांतिकारियों के लिए काफी कार्य कर रही है। हमारे लखनऊ में भी जो काकोरी का जो स्थल है, पूरा कैबिनेट जाता है। अच्छा, एक बार मैं और काकोरी नाम से याद आया कि थोड़ा काकोरी कांड के बारे में बताइए, बहुत चर्चा में रहता है ये कांड हमेशा। उसके पहले मैं एक चीज और बताऊंगा कि चंद्रशेखर, क्योंकि मेरे ही आ गया, आपने पूछा नहीं, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आजाद को हम जानते हैं, हाँ, आजाद बने कैसे। जी। चंद्रशेखर तिवारी, हम शुरू में बात कर रहे थे कि भावरा में थे, फिर बॉम्बे चले गए। वहां पर उन्होंने मजदूरी की, जहाज के डेक पे पानी साफ करा। फिर उन्होंने कहा यार यही अगर हमें करना होता तो हम भावरा में भी कर लेते। अच्छा। उनके अंदर ज्वाला जल रही थी। फिर वहां से काशी आ गए। काशी आने के बाद असहयोग आंदोलन फिर शुरू हो गया। एक स्कूल के बाहर ही वो आंदोलन चल रहा था, आजाद जी बैठे हुए थे, उन्होंने खींच के पत्थर मार, क्योंकि उनका तो शांति वाला तो मुद्दा ही नहीं था। उन्होंने सिपाही को मार दिया, पत्थर खींच के वो ले गया सीधे जेल में, जेल के पास बाहर। अच्छा। बनारस में आज भी वो जेल है, सन 1888 में बनी थी वो। अच्छा। उसके बाहर ले गए और जेलर ने, चूंकि बच्चे थे, जेल हो नहीं सकती थी, वहीं बाहर ही एक मुकदमा चलाया। आज भी वहां पर वो दीवार है जेल में। अच्छा। उस जगह पर भी योगी आदित्यनाथ जी ने मूर्ति का उद्घाटन करा है, जहां पर उनको कोड़े पड़े थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जा करके पूछा तुम्हारी माँ का क्या नाम है, उन्होंने कहा आजादी। एक 14 वर्ष का बालक है ये। अच्छा। 1921 के आसपास का समय है ये। अच्छा, जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। हाँ, उन्होंने कहा आजादी के पिता का क्या नाम, उन्होंने कहा स्वतंत्र। तुम्हारा क्या नाम है, नहीं, उन्होंने कहा रहते गाँव, उन्होंने कहा जेल खाना। तुम्हारा क्या नाम है, उन्होंने कहा मेरा नाम है आजाद। तो उन्होंने कहा इसको 20 बेंत लगा, 20 बेंत मारेगा, लहूलुहान हो गए, पूरा नंगा करके महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। महात्मा गांधी की जय, मैं बोल रहा हूँ, अभी बताऊंगा आपको इस विषय में। अच्छा। वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय। क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा था, इन छोटे बच्चों को, कि ये आंदोलन सही दिशा में जा रहा है। अच्छा। लेकिन बाद में खैर फिर वहीं से उनको लोग ले गए उठाकर, उनका इलाज हुआ, और वहीं से वो बच्चा आजाद आजाद आजाद। आजाद बनने की पहले तो चंद्रशेखर तिवारी थे, वहां से चंद्रशेखर आजाद बने, और बाद में यही बच्चा सशस्त्र क्रांति का नायक इसलिए बना क्योंकि वो जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, पूरा देश इसमें जगा। मैं ये नहीं कहूंगा असहयोग आंदोलन से पूरा देश जगा, लेकिन जब वापस लिया तो जितना क्रांतिकारी नरम दल और धर्म दल दोनों अलग हो गए। अच्छा। तब ये आचार्य ने अलग होकर कई लोगों ने डकैती की, जैसा आपने पूछा काकोरी के लिए, पहले कई डकैतियां देखिए होती थी। काकोरी का जो संक्षिप्त उन्होंने, छोटी छोटी लोग करते थे। अच्छा। लेकिन बिस्मिल साहब ने कहा कि देखो, हम लोग फैजाबाद में भी इन्होंने करी, प्रतापगढ़ में भी करी। अच्छा। बिस्मिल साहब ने कहा कि ये लोग हम जो कर रहे हैं, इससे हमारे हथियार भी नहीं आ पा रहे हैं, और इस सरकार को भी जवाब नहीं मिल रहा है कुछ। फिर बिस्मिल साहब ने शाहजहानपुर में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, जो मूल थे इसके, शाहजहानपुर में इसलिए बुलाई क्योंकि शाहजहानपुर जो था, ठाकुर रोशन सिंह वहीं के थे, अशफाक उल्लाह खान वहीं के थे। अच्छा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वहीं के थे। वैसे तो वो मुरैना के हैं, मध्य प्रदेश के, भिंड मुरैना। हाँ, वो भी वहीं के थे। और प्रेम कृष्ण खन्ना, जिनके साथ मेरा बचपन भी था, अच्छा, वहीं थे। निर्णय हुआ कि हम एक ऐसे एक्शन को करेंगे जिससे, वैसे अंग्रेज तो उसको कांड कहते थे, काकोरी कांड, लेकिन काकोरी एक्शन कहते हैं हम लोग। अच्छा। कांड तो उनके लिए था। हाँ, उनके लिए कांड था। हम लोग एक ऐसा एक्शन करेंगे जिसमें हम अंग्रेजी हुकूमत को सीधे चुनौती देंगे, और
उनके खजाने से हथियार भी खरीदे। तो अशफाक जी ने हालांकि ये भी कहा कि ये इससे गलत दिशा में जाएगा हमारा जो क्रांतिकारी गतिविधि चल रही है। तो उन्होंने कहा गलत दिशा में नहीं जाएगा। बिस्मिल साहब के सामने फिर वो बात मानी उन्होंने। फिर इन सब ने काकोरी एक स्टेशन है लखनऊ से 14 किलोमीटर दूर। अच्छा। आज भी है वो स्टेशन। सारे तो डेवलप हो गए पर उसको छोड़ दिया गया संग्रहालय के तौर पे। अच्छा। हाँ, वहां से ये लोग चढ़ते हैं। चढ़ने से पहले एक दिन गलत गाड़ी इनके सामने से निकल जाती है। गलत गाड़ी जब निकल गई तो इन्होंने मनमथनाथ गुप्ता जी से कहा कि तुम पहले गाड़ी पता करो। सहारनपुर 8 डाउन पैसेंजर बाद में निश्चित हुई कि ये गाड़ी है, इसी में खजाना है। मीन्स टिकट के पैसे जो इकट्ठे होते थे वो। फिर ये लोग गए दूसरे दिन, वरना ये काकोरी कांड 9 अगस्त से पहले ही हो जाता, 7-8 अगस्त में। अच्छा। फिर ये लोग गए, अशफाक जी, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह, ये चढ़े सेकंड क्लास में। बाकी के चंद्रशेखर आजाद जिन्हें मतलब दबाना था, लिटाना था और तिजोरी लेनी थी, ये थर्ड क्लास में। उस दिन एक डिब्बे के अंदर सशस्त्र अंग्रेजी हुकूमत के लोग भी थे, हथियारों के सहित, लेकिन कोई भी निकला नहीं इन क्रांतिकारियों के सामने। अच्छा। हाँ, गाड़ी चली और बिस्मिल साहब ने इशारा कर दिया, चेन खींच दो। चेन खींची, उतरे, बक्सा उतारा गया। चंद्रशेखर आजाद जी ने ड्राइवर को पेट के बल लिटाया। उसके बाद गए गार्ड के लिए, दिखा करके उनसे तिजोरी ली, जो क्या कहते हैं उसको, आयरन चेस्ट उसका नाम होता है। आज भी आयरन चेस्ट ट्रेनों में चलता है, जिसमें होता है। आयरन चेस्ट लिया और ला करके वो किसी से टूट नहीं रहा था। सिर्फ अशफाक उल्लाह खान थे जो उसको तोड़ सकते थे। उन्होंने उसको तोड़ा और उसमें से वो 5,332 रुपए निकले, चादर में बांधा। वहां से सीधे सब अपनी अपनी जगह, लखनऊ में छेदीलाल धर्मशाला, सीधे वहीं पहुंचे सब। और ये गाड़ी जब पहुंचती है 3 घंटा लेट, क्योंकि पैसेंजर थी वो, सहारनपुर 8 डाउन पैसेंजर आज भी चलती है। पहुंची और पहुंचते हड़कंप मच गया कि ये इतना बड़ा काम कैसे हो गया। ब्रिटिश हुकूमत ने अखबार में ये छापा, इंडियन टेलीग्राफ अखबार था उस समय। अच्छा। इंडियन टेलीग्राफ में ये छापा कि क्रांतिकारियों ने कई लोगों को मार दिया है। इनकी गलत इमेज प्रस्तुत करते थे जनता से, कई लोगों को मार दिया और खजाना लूट लिया है। फिर महात्मा गांधी जी की प्रक्रिया आती है, ये हिंसावादी लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं, कुछ सिरफिरे लोग हैं। और वहीं से इन लोगों का और गांधी जी से अलगाव हो गया। अच्छा। हाँ, हालांकि जब वायसराय की, आपने सुना होगा, वायसराय का गाड़ी का डिब्बा उड़ाया था इन लोगों ने। अच्छा, ये काकोरी में ऐसा भी था क्या, किसी यात्री को भी गोली लग गई थी? ऐसी हाँ, एक व्यक्ति था, मर गया था, उसमें उनको बड़ा अफसोस हुआ था चंद्रशेखर आजाद जी को। अफसोस हुआ था उनको, सभी को अफसोस हुआ था। वो भी गलती से हुआ था, वो अपनी गलती से वो व्यक्ति मरा, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। उस ट्रेन के लोग जो थे उसमें, उनके कई जगह बयान भी प्रदर्शित हुए, जिन्होंने ये कहा कि वो लोग ये चिल्ला रहे थे हम क्रांतिकारी हैं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, सब अपनी अपनी जगह बैठे हो बस। और बिस्मिल साहब फायर भी कर रहे थे कि कोई बाहर मत आए, अच्छा, हमें अपना काम करने दो। अच्छा, चलिए आजाद जी, लौटते हैं थोड़ा एचआरए की तरफ। हाँ। एक बार फिर से कि जैसे समय समय पर ना धर्म सुधारक आए, कुरीतियों, उन्होंने लगातार कुरीतियों पर वार किया। जो भी सामाजिक कुरीतियां चल रही थी, धर्म की नहीं, जो कुछ ऐसी कुरीतियां थी जो धर्म से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है, जो सामाजिक कुरीतियां चल रही थी, उन पर उन्होंने वार किया। दयानंद सरस्वती जी भी आए एक समय में, राजा राम मोहन राय भी आए। तो इसी प्रकार से क्या आजाद जी की जो वंश जो आप बढ़ा रहे हैं आगे, उनकी विचारधारा को, उनकी विरासत को जो आगे आप लेके चल रहे हैं, तो उसी एचआरए कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जो उस तरह की कुरीतियों पर वार करे समाज की? देखिए, हम लोग, मैंने आपसे कहा कि विद्यालयों में जाते हैं, IITs कॉलेज में जाते हैं, बड़े जो यूनिवर्सिटी हैं वहां जाते हैं, हम युवा के बीच में जाते हैं, क्योंकि बड़े मंचों पर तो राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। हाँ। हमें पता है ये जो यूथ है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह भी यूथ थे, इनके बीच में जाकर हम अपनी बात रखते हैं। हमारे एचआरए के जो भी लोग हैं, जैसे मैं आज यहाँ हूँ, महाराष्ट्र में स्कूलों में कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं या उधर जो भी लोग हैं, एक ही मुद्दा है, जागरूक करना। पहले तो हम क्रांतिकारियों के बारे में बच्चों को बताते हैं, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में कई ऐसी जगह हैं जहां चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बारे में बच्चों को नहीं पता है, उनको शिवाजी के बारे में पता है, लेकिन हमारा यही मोटिव है कि उनके बारे में भी उनको पता हो, वो जाने। देखिए, आज तभी सही होगा जब हम अपना इतिहास जानेंगे कि किन किन लोगों ने किस किस तरह से क्या क्या बलिदान देकर ये आज का समय हमको दिया जिसमें हम हैं।
तो हम पहले उस इतिहास को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से जाकर। और जिन स्टेट में, जिन किताबों में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनकी स्टोरियां नहीं है, या बच्चों को उन्होंने देखी वो किताबें उनमें नहीं है, तो हम जाकर के वहाँ चीफ मिनिस्टर को बताते हैं कि आप इसमें करिए। कई जगह हमने करा भी, जैसे इसी दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी की किताब में उनको आतंकवादी पढ़ाया जा रहा था। अच्छा। तब वो भगत सिंह के पौत्रों मिल करके, स्मृति ईरानी जी से मिल करके उसको हटवाया गया। इसी दिल्ली में यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि भगत सिंह जी का एक रूम भी है जिसमें वो अरेस्ट करके रखे गए थे। अच्छा। नीचे। तो यूनिसेफ का एक डाटा है, सन 2025 में ये डाटा आया है कि इस देश के अंदर ना 17 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं जी, जो 17 साल तक की उम्र पहुंच रहे हैं, उनकी संख्या करीबन 40 से 45 करोड़ है। मतलब एक बहुत बड़ी तादाद है युवा की। बिल्कुल। तो युवा जो आजकल रियल लाइफ में नहीं जी रहा है, ये आप भी समझते हैं, इसलिए आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, रियल लाइफ में जी रहा है। सुबह शाम तक अश्लील कंटेंट बनाता है, वो रीलें उसकी वायरल होती है, उससे वो खुशी महसूस करता है। तो क्या सोशल मीडिया के ज़माने में आप देशभक्ति के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, इसमें सरकार से क्या आप डिमांड करते हैं? इसमें किस प्रकार की रोक लगना चाहिए? देखिए, सरकार से जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, हमने उनको कई बार पत्र दिए हुए भी हैं। अच्छा, ये दे चुके हैं आप? हम देते हैं। हम लोग यही नहीं कि हम, देखिए हमें क्या है, कई दिशा पर काम करना। जैसे हम एक ही मुद्दा पकड़ ले उससे बात नहीं बनेगी। हम पत्र भी देते रहते हैं सरकारों को, हमारे पत्रों पे अमल भी होता है। अच्छा। हुआ भी है, कई चीजें रोकी भी गई हैं। कोई एक बात बताइए जो जैसे मैंने आपको वो आतंकवादी गतिविधि वाला बताया अभी, वो हुआ। अच्छा, आपको पत्र दिया हुआ था? हाँ, या जो एकता कपूर ने कुछ ऐसी चीजें बनाई थी, उस पर हम लोगों ने पत्र दिया, उस पर बीच में रोक लगी थी, उसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा। वो हो गया। दूसरा जो हमने बताया, हम प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं और सरकार को बताते हैं कि यहाँ पर ये चीजें नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप करिए, क्योंकि बिना सरकार से मिलकर हम नहीं कोई काम कर सकते। सरकार भी हम ही लोग बनाते हैं, और वो भी हम जागरूक करते हैं। जब वोट पड़ते हैं उस समय भी हम जागरूक करते हैं मतदाता को कि आप जागरूक होइए और वोट करिए, क्योंकि ये जो सरकार हम बनाते हैं ना, अगर आज मोदी गवर्नमेंट है तो उसको हमने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। अच्छा आजाद जी, अंत में मैं आपकी तरफ से एक संदेश, जो भी संदेश आप देना चाहें युवाओं को, क्योंकि आप आजाद जी के वंशज हैं, तो उसी विचारधारा को अपने दिल और दिमाग में रखते हुए अगर आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहें आज हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से, तो क्या देना चाहेंगे? देखिए अपूर्व भाई, संदेश यही हो सकता है, मोटा मोटा मैं बताता हूँ, जो शायद समझ में भी आएगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि ये भारत, हम कहते हैं ना, भारत मेरी माँ है। जैसे चंद्रशेखर आजाद ने क्वार्टर खींच के फेंक दिए थे कि ये ले जाओ माता पिता के लिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले जिस जमीन पर हम पले, जिस जमीन पर हम बड़े हुए, ये हमारी माँ है। अगर हमने इसको माँ मान लिया, हम वो वाली माँ ना माने कि गौ माँ हमारी माँ है, वो गाय कूड़े में खाती रहे फिर भी हमारी माँ है। हम वो माँ माने कि हर कीमत पर, इसके लिए चाहे हमारा जो इंजीनियर बच्चा पढ़ रहा है, चाहे जो डॉक्टर पढ़ रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का कोई काम कर रहा है, किसी भी सेवा में रत है, बस वो इसको अपनी माँ मान करके काम करे। इतना मैं जो अब हिंदी खबर के माध्यम से न्यूज जा रही ना, मोटा मोटी, मैं बहुत कोई लीडर नेता की तरह बात नहीं करता हूँ, इसको जिस दिन आपने अपनी माँ मान लिया कि देश हमारी माँ है, क्योंकि देश कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं है, या अमित आजाद देश नहीं, आपने ये सब कुछ मिल के एक देश बनता है। तो ये देश हमारी माँ है, इसके लिए हमारा होना चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए। हम पढ़ें, हम लिखें, हम कोई भी रोजगार करें अपने इस देश के लिए, इसका दायित्व हमारे ऊपर है। उनके सामने जब था तब उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं अंतिम गोली अपने मार के बाद, किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं कहा था। भगत सिंह जब असेंबली में बम फेंकने गए, पब्लिसिटी के लिए नहीं गए थे, इस देश के लिए गए थे। उनको आजाद जी ने कहा तुम पकड़ लिए जाओगे, जानते हो क्या होगा? उन्होंने कहा फांसी होगी, मुझे पता है, झूठी फांसी होगी। बड़े नेताओं ने प्रयास भी नहीं करा। क्यों? देश हमारी माँ है। तो उस परिवार से होने के नाते मैं यही कहूंगा कि इन लोगों को ध्यान में रखते हुए, बड़ी संवेदनशील बात है कि हमको मिला कहां से, उनसे हम तक आया, आज हमारा दायित्व है। कम से कम हमें प्राण नहीं त्यागने हैं, हमें बस ये सोचना है कि हमारी देश ही हमारी माँ है, और इसके लिए हम सब कुछ करेंगे। हम जो कर रहे हैं वो करते रहें। मन में अगर दृढ़ विश्वास होगा ना हमारी माँ है, तो हम कभी रिश्वत नहीं लेंगे,
न किसी को रिश्वत देंगे, और इस भ्रष्टाचार को और जो अधर्म की राजनीति चलती है उसको हमें निश्चित रूप से दूर करने में मदद मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ में अमित आजाद जी, उनके चंद्रशेखर आजाद जी के वंशज, जिन्होंने हमको बहुत सारी अनकही बातें ऐसी बताई जो सीधे दिल को छूती हैं। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।